हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनोविज्ञानी। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था अबाउट साइकोलॉजीज रिलेवेंस। हमने बात करा था कि रिलेवेंस को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंस को समझने से क्या सब्जेक्ट का बेटर अंडरस्टैंडिंग आता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए जाके। एंड इस करंट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट व्हाट इज़ साइकोलॉजी, जो कि चैप्टर 1 है हमारे क्लास 11th NCERT का। उसके अंदर जो पहला टॉपिक है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, उसको इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ स्टडिंग व्हाट इज़ साइकोलॉजी। इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने साइकोलॉजी के रिलेवेंस के बारे में बात करा। साइकोलॉजी का रिलेवेंस क्या था वो देखा हम लोगों ने। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके, जिससे कि आपको पता चल सके कि आखिर साइकोलॉजी पढ़ने का रिलेवेंस है क्या। बट द थिंग इज़ कि हमने उसमें ये भी एक्सप्लेन करा था कि रिलेवेंस को जानने का रिलेवेंस क्या है, मतलब कि रिलेवेंस को जानने से क्या होता है ऐसा। तो हमने ये समझा कि रिलेवेंस को जानने से हम समझ बेहतर पाते हैं, सीख बेहतर पाते हैं। टू डू इज़ वी हैव टू इमेजिन साइकोलॉजी एज अ मशीन, एज अ फिजिकल कॉम्प्लेक्स मशीन। तो एज अ फिजिकल कॉम्प्लेक्स मशीन। अब हम लोगों ने इस मशीन का काम तो जाना। हम जब इमेजिन करें साइकोलॉजी को एज अ फिजिकल कॉम्प्लेक्स मशीन, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि आखिर साइकोलॉजी का काम क्या है, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्या कर रहा है। साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रहा है, उसके सॉल्यूशंस, उसके लिए जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है उसको निकाल के दे रहा है एंड हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहा है, ठीक है, अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ठीक, अच्छा, नाउ इस मशीन का काम हम समझ गए कि इसका आउटपुट ये है, ये हमारे इस मशीन का आउटपुट है। बट प्रोसेस कैसे करता है ये मशीन, ये वर्क कैसे करता है, इसका प्रोसेसिंग होता है कैसे, हाउ। सो जो साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं ना, अभी 11th में पढ़ेंगे, अभी 12th में पढ़ेंगे एंड उसके आगे पढ़ेंगे एंड बियॉन्ड। तो जब भी पढ़ेंगे ना तो पूरे में हम लोग यही पढ़ते हैं कि आखिर वो ये करता कैसे, कि फिर हम भी ये चीज़ कर सके एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या एज अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल, हम इसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब ये मशीन में हम समझें कि इसका वाई क्या है, इस मतलब कि इसका आउटपुट क्या आता है, देन ये ऐसा कैसे करता है, ये हम लोग पूरा इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। हाँ, इसके अंदर जो चैप्टर है हमारा व्हाट इज साइकोलॉजी, दैट एक्ट्स एज अ गाइड, जो कि हमें पूरा ओवरव्यू देता है इस मशीन के डिफरेंट पार्ट का। तो हमारा साइकोलॉजी एक मशीन है, ये है मशीन, इसका जो भी डिफरेंट पार्ट्स है, ये एक पार्ट है, ये इधर एक पार्ट है, ड्राइंग बहुत गंदी है मेरी बट समझ जाइए आप, ये अलग एक पार्ट है। तो ये सब का ओवरव्यू ये चैप्टर देता है हमें। ठीक है, कौन सा चैप्टर, व्हाट इज साइकोलॉजी। तो इसका इवोल्यूशन, इसका करंट वर्किंग, इसका डेवलपमेंट थ्रू आउट हिस्ट्री, ये सब हमें इसको बेहतर समझने में हेल्प करता है, इस मशीन को बेटर समझने में हेल्प करता है, क्योंकि ये इस मशीन का अलग अलग पार्ट को के बारे में बता रहा है हमें। ठीक है, तो हम आगे जो भी चैप्टर्स में इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी उसमें हम अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाने के लिए, लर्निंग के लिए, बेटर प्रिपेयर होने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज साइकोलॉजी चैप्टर के हमारे पहले टॉपिक साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन के बारे में। सो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो आया है ग्रीक वर्ड साइकी, जिसका कि मतलब होता है सोल, और लोगस से, लोगोस जिसका मतलब होता है साइंस और स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। नाउ long time back psychology was considered to be the study of soul or mind, but nowadays it is formally defined as a scientific discipline which deals with the process underlying human experience and behavior. Process underlying human एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। हमने साइकोलॉजी का जो नाउ-अ-डेज डेफिनेशन है उसको देखा। ठीक है, अब देखते हैं कि साइकोलॉजी क्या क्या स्टडी करता है। तो जो रेंज ऑफ फिनोमेना साइकोलॉजी स्टडी करता है वो स्प्रेड है डिफरेंट लेवल्स में। ठीक है, जिसमें कि पहला लेवल है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे साइकोलॉजी स्टडी करता है कि इंडिविजुअल किस तरीके से सोचता है, बिहेव करता है और एक्ट करता है। ठीक है, देन लेवल 2 आता है डायडिक, जिसमें कि दो पर्सन के बीच के इंटरेक्शन को एक्सप्लोर कर रहा होता है साइकोलॉजी। सो दो पर्सन के बीच में इंटरेक्शन मतलब कि फ्रेंडशिप में ऐसा हो सकता है, ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप में हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे लेवल की, जो कि है ग्रुप लेवल। ठीक है, इसमें बात हो रहा होता है कि ग्रुप के बीच लोग किस तरीके से एक्ट करते हैं। ठीक है,
तो ये सोशल सर्कल में हो जाएगा। इसके लिए सोशल सर्कल तो इसमें पीयर्स का सर्कल हो सकता है, फ्रेंड का सर्कल हो सकता है। लेवल 4 होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल। सो एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल किस तरीके से लोग एक्ट करते हैं उसको इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं इसके अंदर हम लोग। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा लीडरशिप, वर्क प्लेस डायनेमिक्स, ये सारे लेवल पे जो हमारा बिहेवियर है वो सोशल फैक्टर्स और साथ ही साथ बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इन ऑल जो बायोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये तय करने में कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हम किस तरह के एक्शंस लेंगे। ठीक है, जब बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है जीन्स, हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर और हमारा हार्मोन्स। जब हम सोशल की बात करते हैं, सोशल फैक्टर्स की, तो हमारा कल्चर, हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किससे मिल रहे हैं डे टू डे लाइफ में, क्या देख रहे हैं, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब सोशल फैक्टर्स के अंदर आ जाता है। सो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारा बिहेवियर तय करने में। तो इन ऑल हमारी साइकोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो हमने दो चीज़ें देखी कि रेंज ऑफ फिनोमेना सेवरल लेवल्स में स्प्रेड है, इंडिविजुअल, डायरेक्ट, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, और ये सब लेवल पे जो भी फिनोमेना हम स्टडी करते हैं वो सब इफेक्टेड है। सो सोशल फैक्टर साथ ही साथ बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। सो क्योंकि साइकोलॉजी इतने डाइवर्स फिनोमेनन को स्टडी कर रहा है जिसका कि अपना अपना सोशल और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है, इसलिए इन सभी फिनोमेनन को पढ़ने का, समझने का जो मेथड है वो भी अलग होगा। तो डिफरेंट मेथड्स। So because psychology deals with such diverse phenomena at different levels with biological and social influences, the methods used to study them also need to be varied. तो एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर हम स्टडी कर रहे हो मेमोरी एट एन इंडिविजुअल लेवल, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर अगर हमें मेमोरी को स्टडी करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं सर्वेज और एक्सपेरिमेंट्स का। तो यहाँ पे हमारा मेथड ये है। अब अगर हमें स्टडी करना हो सोशल डायनेमिक्स, समझना है कि सोशली एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लोग किस तरीके से एक्ट करेंगे, तो हम इसमें जो मेथड यूज़ करेंगे वो हो सकता है ऑब्जर्वेशन, और साथ में सोशल स्टिमुलेशन भी एक मेथड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें वेरी करती हैं, इस तरीके से मेथड्स वेरी करता है। अलग अलग सिचुएशंस के लिए, अलग अलग चीज़ों को स्टडी करने के लिए मेथड्स भी अलग अलग होना चाहिए। अब साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जब इतना वेराइड लेवल पे चीज़ों को स्टडी करेगा जिसका कि अपना बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस तो है ही है, साथ में सोशल इन्फ्लुएंस भी है, इसलिए मेथड्स भी अलग अलग होना इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। अलग अलग मेथड को स्टडी करने के लिए, अलग अलग फिनोमेनन को स्टडी करने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। सो ये आप लोग लिख लो, देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, फिट्स ऑल अप्रोच। By considering what and how of psychology, like subject matter of psychology and the methods that it uses in studying different phenomena, we can define psychology as a science which studies mental processes, experiences and behavior in different contexts. अब ये जो डेफिनेशन है इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी में लिख रखा है। एनसीईआरटी में मल्टीपल डेफिनेशन लिख सकते हैं साइकोलॉजी के, हमने पहले भी एक डेफिनेशन डिस्कस करा, बट आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखना है क्योंकि इसमें थोड़ा चीज़ें खोल के दे रखी है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों का जो मतलब है वो लगभग सेम ही है, बस ये डेफिनेशन में थोड़ा चीज़ों को और एलेबोरेट करके दिया गया और क्लियर करके दिया गया। अब हम देखते हैं कि ये जो डेफिनेशन है इसका मतलब क्या है, मतलब कि मेंटल प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या होता है, एंड बिहेवियर्स का मतलब क्या होता है, कि इस जो साइकोलॉजी जो डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी का जो पूरा एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखा है हमें, उसको हम समझ सकें। सो सबसे पहले हम देखते हैं मेंटल एक्टिविटीज़ क्या होता है। सो एनसीईआरटी ने ना मेंटल एक्टिविटीज़ को समझाने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट किया है ब्रेन एक्टिविटीज़ से। इसको उन्होंने न्यूरल एक्टिविटीज़ भी बोला है, ब्रेन एक्टिविटीज़ को। अब मेंटल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, तो मेंटल एक्टिविटीज़ के वो सारे प्रोसेसेस आते हैं जो कि रिलेटेड है कॉन्शियसनेस से, अवेयरनेस से, थिंकिंग से, रिमेंबरिंग से, परसीविंग से, फीलिंग से और लर्निंग से। ठीक है, सो कॉन्शियसनेस से जो रिलेटेड हैं, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ना, अवेयरनेस से जो रिलेटेड हैं, जो थिंकिंग से रिलेटेड हैं, जो रिमेंबरिंग से रिलेटेड हैं, जो लर्निंग से रिलेटेड हैं और जो फीलिंग से रिलेटेड हैं, वो सारे मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आते हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं वो सारे प्रोसेसेस। ठीक है, जब हम बात करते हैं ब्रेन एक्टिविटी की, तो इसके अंदर वो फिजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस आते हैं जो कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम में हो रहे होते हैं। ठीक है,
तो ये हो कहाँ रहे होते हैं, ब्रेन और नर्वस सिस्टम में। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बस समझ लेना है कि आखिर दोनों को डिफाइन किस तरीके से करा गया है। ये हमारे समझने के लिए बेटर समझ सकते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है, अगर हम डिफाइन कर दें प्रॉपर कि दोनों क्या चीज़ें हैं। अब ये जो है ये ऑब्जेक्टिव है और इसको मेज़र करा जा सकता है ब्रेन इमेजिंग टेक्निक का यूज़ करके। तो ये ऑब्जेक्टिव है और इसको ब्रेन इमेजिंग टेक्निक का यूज़ करके मेजर किया जा सकता है। हमने अभी देखा कि मेंटल एक्टिविटीज़ क्या है, इसका नेचर को समझा, देन हमने ब्रेन एक्टिविटीज़ देखा, इसके नेचर को समझा। अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच फिजिकल स्ट्रक्चर का क्या डिफरेंस है। तो अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर के डिफरेंस को देखें तो इसका कोई एक डिफाइंड फिजिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका करता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये इसका एक क्लियर फिजिकल बेसिस है हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, ठीक है, जिसके के अंदर आते हैं हमारे न्यूरॉन्स और हमारे साइनेप्टिक कनेक्शंस। पर जब हम बात करते हैं मेंटल एक्टिविटीज़ की, तो इसका एक कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता, कोई फिजिकल स्ट्रक्चर भी नहीं होता, और इसको जनरली कंसिडर करा जाता है कि ये माइंड में होता है मेंटल एक्टिविटीज़ हमारा। अब माइंड को कैसे डिफाइन करते हैं, माइंड क्या है, तो माइंड को कंसिडर किया जाता है नॉन फिजिकल एंटिटी की तरह। माइंड इज कंसिडर्ड अ नॉन फिजिकल एंटिटी दैट अराइजेज फ्रॉम ब्रेन फंक्शंस and experiences। अब क्योंकि इसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और इसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसके ऑब्जर्वेशन के लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ रिपोर्टिंग इसका यूज़ करना पड़ेगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं, आई एम सॉरी, सेल्फ रिपोर्टिंग का यूज़ करना पड़ेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रेन एक्टिविटीज़, तो हाँ, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ब्रेन इमेजिंग टेक्निक के थ्रू, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा। सो इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए। fMRI का यूज़ कर सकते हैं, NCERT में ये दे रखा है। EEG का यूज़ कर सकते हैं, PET स्कैन्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कैन्स आते हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ब्रेन एक्टिविटी और न्यूरल सिस्टम को, न्यूरल रिस्पॉन्सेज को ट्रैक करने में हेल्प करता है। करते हैं एक्सपीरियंसेस की। सो एक्सपीरियंसेस को साइकोलॉजी में किस तरीके से डिफाइन करा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। मैं आपको इसका डेफिनेशन बोलूँगा, आप उसे एक बार नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इन साइकोलॉजी, एक्सपीरियंस रेफर्स टू द कॉन्शियस इवेंट्स दैट एन इंडिविजुअल अंडरगोज इनकम्पासिंग अ वाइड रेंज ऑफ सेंसरी, इमोशनल एंड कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। सो मैंने क्या बोला, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। In psychology, experience refers to the conscious events that an individual undergoes, encompassing a wide range of sensory, emotional, and cognitive activities. अब experiences involves the subjective awareness of events or stimuli, including how one perceives, interprets, and emotionally responds to them. सो एक्सपीरियंस के अंदर आता है वो सब्जेक्टिव अवेयरनेस हमारा इवेंट या स्टिमुलाई का, जिसके के अंदर क्या क्या आता है कि हम किस तरीके से परसीव करते हैं, ठीक है, किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, इवेंट्स को, स्टिमुलाई को, और उससे रिस्पॉन्ड, उसको समझ के इमोशनली रिस्पॉन्ड किस तरीके से करते हैं। ना इमोशनली रिस्पॉन्ड लिखो या सिर्फ रिस्पॉन्ड लिखो, बात बराबर है, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो उसमें इमोशन का रोल होता ही है। अब एक्सपीरियंस जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो शेप होता है, वो मोल्ड होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से, पास्ट इंटरेक्शंस के वजह से। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड एक्सपीरियंसेस एंड डिफाइनिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस, बट हाँ, पास्ट इंटरेक्शंस के वजह से, लर्निंग, हमने क्या सीखा है उसके वजह से, और मेमोरी, जो कि हमारे करंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है और हमारे फीलिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है। सो ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो हमारा जो एक्सपीरियंस है जो वो क्रूशियल रोल प्ले करता है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल डेवलपमेंट। और ये चीज़ शेप करने में कि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या होगा वर्ल्ड का, और हमारा क्या प्लेस है, आवर प्लेस इन वर्ल्ड, ठीक है। सो इन अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल डेवलपमेंट में तो हेल्प करता है, साथ में इन शेपिंग, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ, राइटिंग के लिए माफ़ करिएगा, जगह की कमी की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर प्लेस विद इन इट, एंड आई एम सॉरी एंड देयर प्लेस विद इन इट।
सो ये बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि हमारा जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो बिलीफ है, वो सब बेस होगा हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर। हम क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ में, एक्सपीरियंस क्या होता है वो हमने डिफाइन करा। तो जो कॉन्शियस इवेंट है जिससे कि एक इंडिविजुअल गुजरता है, जिसके अंदर वाइड रेंज ऑफ सेंसरी, इमोशनल और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ हो रही होती है, सो उससे हम लोग सीख रहे होते हैं, ठीक है। एंड उसी के बेसिस पे हमारी आइडियोलॉजी सेप होती है, हमारा करंट बिहेवियर सेप होता है, थॉट सेप होता है और फीलिंग भी सेप होता है। हाँ, तो ये चीज़ हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, हमारे वर्ल्ड के अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, हमारा क्या जगह है इस पूरी दुनिया में उसको समझने में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो अभी हमने देखा जो एक्सपीरियंस है वो सेप होता है हमारे पास्ट इंटरेक्शन से, लर्निंग से और मेमोरी से। बट इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, वो ये है कि जो एक्सपीरियंसर का एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस है उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या एक्सपीरियंस करता है। तो व्हाट वन एक्सपीरियंस डिपेंड्स ऑन हिज एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस, क्योंकि साइकोलॉजी में एक्सपीरियंस इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सपीरियंसर के इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए नेचर ऑफ एक्सपीरियंस को समझने के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस को एनालाइज करना पड़ता है। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस वी नीड टू एनालाइज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब साइकोलॉजी में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स पढ़ते क्या मतलब एनालाइज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं और रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, जिसके अंदर सिंपल एक्सपीरियंसेस भी आ जाते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स के, जो कि रोमांटिक रिलेशनशिप में हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, या फ्रेंडशिप में भी अगर अच्छी फ्रेंडशिप है तो उसमें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हमारी फैमिली में जो लोग से हम अच्छी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जिनके साथ हमें अच्छा लगता है, उनसे जो पॉजिटिव फीलिंग आता है। बात कर रहे हैं हम लोग दूसरे एक्सपीरियंसेस जैसे कि पेन की अगर बात करें, तो पेन जो साइकोलॉजिकल पेन होता है ड्यूरिंग बिरीवमेंट, लाइक अगर कोई मर गया तो जो पेन होता है साइकोलॉजिकल, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो साइकोलॉजिकल पेन है, जो पेन होता है ड्यूरिंग इलनेस, लाइक जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनको कैसा फील हो रहा होता है, तो साइकोलॉजिकल पेन हुआ, एक फिजिकल पेन हुआ, फिजिकल पेन, उसको स्टडी कर रहे होते हैं। फिर साइकोलॉजी के हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं साइकोलॉजी के अंदर इsoteric एक्सपीरियंसेस को, जैसे कि हम लोगों ने एनसीईआरटी में एग्जांपल देखा है। इsoteric एक्सपीरियंस का मतलब हो गया कि जब कोई ड्रग एडिक्ट है, वो अगर कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रग ले रहा है टू गेट अ हाई, ठीक है, तो उसको हम लोग उस तरह के एक्सपीरियंसेस को हम लोग इsoteric एक्सपीरियंसेस बोल सकते हैं। या फिर योगी का एग्जांपल हो गया, जो योगी मेडिटेटिव स्टेट्स में जाते हैं तो उसमें क्या एक्सपीरियंस होता है, वो हमारा इsoteric एक्सपीरियंस के अंदर आ गया। तो ऑल एंड ऑल इsoteric एक्सपीरियंस का मतलब उस तरह का एक्सपीरियंस जो कि कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या जिसमें कि कुछ यूनिकनेस हो जो कि अनलाइकली हो, ठीक है, उस तरह के एक्सपीरियंस इsoteric एक्सपीरियंस में आ जाते हैं। तो अब हम आते हैं अपने डेफिनेशन के लास्ट पार्ट पे, जो कि है बिहेवियर्स। सो इन साइकोलॉजी हमें हर टर्म का साइकोलॉजिकल डेफिनेशन ध्यान रखना जरूरी है कि प्री कंसीव नोशंस की वजह से किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। जब हम बिहेवियर्स की बात करते हैं तो बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज़ वी इंगेज इन, ठीक है। अब बिहेवियर जो है वो सिंपल भी हो सकता है। सिंपल का मतलब जब कुछ गर्म हमारे स्किन पे टच होता है तो जो रिफ्लेक्स एक्शन आता है, हम हाथ तुरंत उससे हटाते हैं क्योंकि वो गर्म लगा, तो ये सिंपल है, ये सिंपल बिहेवियर है। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर क्या, तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के अंदर आ गया जैसे कि हम जब कोई लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर रहे होते हैं, जिसमें कि कंसिस्टेंसी चाहिए होता है डेली बेसिस पे। अगर फैट लॉस करना है, फैट लॉस जर्नी हमारी, हम फैट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया। हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वो सब कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के अंदर आ गया। बिहेवियर सिंपल हो, शॉर्ट हो सकता है और एंड्यूरिंग हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट मतलब कि तुरंत खत्म हो जाने वाला, एंड्यूरिंग मतलब जो कि हम लगातार कर रहे हैं, ठीक है, बहुत देर के लिए। अब देखते हैं कि बिहेवियर का कौन कौन सा टाइप होता है। तो बिहेवियर होता है दो टाइप का, कोवर्ट और ओवर्ट। नाउ ओवर्ट बिहेवियर, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ओवर्ट का अगर मतलब आपको पता है तो ओवर्ट बिहेवियर का ही मतलब पता है। तो ओवर्ट का मतलब होता है कि जो कि आउटवर्डली है, ठीक है, जिसको कि देखा जा सकता है, ठीक है। सो ओवर्ट बिहेवियर का मतलब हो गया कि बिहेवियर दैट कैन बी आउटवर्डली सीन और सेंस्ड बाय एन ऑब्जर्वर। तो दैट कैन बी आउटवर्डली सीन और सेंस्ड बाय एन ऑब्जर्वर। वही अगर आपको कोवर्ट का मतलब पता है तो आपको कोवर्ट बिहेवियर भी पता है। तो कोवर्ट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ इंटरनल। कोवर्ट ऑपरेशंस जानते हैं ना, कोवर्ट ऑप्स, सो समथिंग विच इज़ इंटरनल। तो ऐसा बिहेवियर जो कि इंटरनल हो एंड कांट बी सेंस्ड बाय एन ऑब्जर्वर, ठीक है, तो वो हो गया कोवर्ट बिहेवियर। सो हर बिहेवियर, चाहे वो कोवर्ट हो या वो ओवर्ट हो, वो एसोसिएटेड होता है किसी ट्रिगर से, ठीक है।
मतलब कि वो ट्रिगर होता है किसी स्टिमुलस से इन द एनवायरनमेंट और चेंजेस दैट हैपन्स इंटरनली। बिहेवियर चाहे वो कोवर्ट हो या ओवर्ट हो, वो ट्रिगर होता है इन्वायरमेंट में किसी स्टिमुलस की वजह से या फिर इंटरनली जो चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से। तो वो दोनों स्टिमुलस के कैटेगरी में ही आएंगे, चाहे वो एनवायरनमेंट में कोई एक्सटर्नल चेंजेस हो या फिर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो, मतलब कि इंटरनल चेंज हो। ये इसको एनवायरनमेंट की जगह पे एक्सटर्नल कर लें हम लोग। तो एक्सटर्नल चेंज हो या इंटरनल चेंज हो, वो स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है जो कि ट्रिगर करता है, ठीक है, बिहेवियर को। हाँ, अब वो बिहेवियर कोवर्ट भी हो सकता है, ओवर्ट भी हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैंने बताया इस वीडियो में, साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। इसके अंदर जो भी अगर आपको डाउट है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th की साइकोलॉजी, इसकी सेकेंड वीडियो है ये। एंड इसकी अपकमिंग वीडियोज़ आपको हर 2 दिन पर मिलते रहेंगे। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार जरूर कमेंट में पूछें, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूँगा उसका। एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड मेरे चैनल मनोविज्ञानी को सब्सक्राइब कर दें।